हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीपी ट्यूटोरियल। हम यहाँ पर क्लास 8th मैथमेटिक्स जो कि आपके एनसीईआरटी आधारित यहाँ पर मैं लेक्चर दे रहा हूँ और बुक आपकी न्यू सिलेबस वाली है 2023-24 की। और एक जानकारी आपको साथ में बतला देता हूँ मैं कि 23-24 की बुक में आपको पिछले सत्र से इस सेशन में कई बदलाव किए गए हैं और हम यहाँ पर न्यू सिलेबस 2023-24 की बुक से ही लेक्चर कंप्लीट करवा रहे हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर है वह चैप्टर है आपका क्यूब। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को कंप्लीट किया था और उसके बारे में सारी प्रॉपर्टीज़ देखी थी। मेनली उसके दो मेथड देखी थी, डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टर मेथड, जिससे हम स्क्वायर नंबर्स का, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा जो वर्ड है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इसके कीवर्ड समझ लेते हैं कि क्यूब क्या होते हैं। तो क्यूब और स्क्वायर में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ एक पावर का ही अंतर है। जिस प्रकार से हम स्क्वायर शब्द का मीनिंग समझते हैं, क्या था? स्क्वायर का अर्थ होता है कि पावर 2। स्क्वायर का अर्थ होता है पावर 2, जिसकी पावर 2 हो। जैसे मान लीजिए x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर इस प्रकार से लिखा जाता है। हम इसे पढ़ते हैं x स्क्वायर। हमें क्या लिखते हैं इसके x, हम इसे लिखते हैं x स्क्वायर। x स्क्वायर का अर्थ है कि x की पावर 2। इसका अर्थ है कि x का आपस में दो बार मल्टीप्लाई। दो बार मल्टीप्लाई का अर्थ होता है स्क्वायर। इसी टाइप से आपका जो वर्ड है क्यूब, उसका अर्थ होता है पावर 3। क्यूब का अर्थ है CUBES। क्यूब्स का अर्थ है हमारा पावर 3। यहाँ पर पावर 2 थी, यहाँ पर x की पावर मान लीजिए 3 है, तो हम इसे पढ़ेंगे x क्यूब। हम इसे पढ़ेंगे x क्यूब। हम इसे पढ़ेंगे x क्यूब। हम जब x की पावर 2 होती है तब पढ़ते हैं x स्क्वायर, और जब x की पावर 3 होगी तब हम इसे पढ़ेंगे x क्यूब। अब x का पावर 2 का अर्थ है कि हमने यहाँ पर दो बार उसका आपस में मल्टीप्लाई किया था, उसका उसी नंबर से आपस में मल्टीप्लाई उसका स्क्वायर कहलाता है। और यहाँ पर x क्यूब का अर्थ है कि x का आपस में 3 बार मल्टीप्लाई। x का आपस में 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसे कह दीजिए उसका क्यूब। और x का स्क्वायर का अर्थ है कि उसी में मल्टीप्लाई 2 बार कर दीजिए, आपस में कर दीजिए, तो वह कहलाएगा x स्क्वायर। तो इस प्रकार से पहला मोटा डिफरेंस हमारा स्क्वायर और क्यूब के अंदर यही है कि स्क्वायर में पावर 2 होती है और क्यूब के अंदर पावर 3 होती है। इस प्रकार यहाँ पर एक टेबल बनी है और हमने स्क्वायर के अंदर भी एक टेबल डिज़ाइन की थी। जैसे 1 का स्क्वायर निकाला था हमने, तो 1 × 1 से 1 आया था। 2 का स्क्वायर आया था 2 × 2 से 4। थोड़ा सा और प्लस ब्रेक में जाके देख लेते हैं हम, तो रिन्यू हो जाएगा हमारा नॉलेज। और इससे रिलेटेड 100% को रिलेटेड है दोनों ही चैप्टर। तो ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी होगी, इसके अंदर बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। हम लिखते थे x × x बराबर x स्क्वायर। इसे क्या पढ़ा जाता है? इसे पढ़ा जाता है x स्क्वायर। इसे पढ़ा जाता है x स्क्वायर, मतलब x की पावर 2। तो जिस प्रकार से हमने मान लीजिए 2 की पावर 2 लिखी, तो यहाँ पर 2 × 2 मतलब 2 × 2 = 4 लिख दिया था। 2 × 2 = 4 लिख दिया था। हमने 3 का स्क्वायर लिखा, 3 स्क्वायर तो 3 × 3 का मतलब 9 लिख दिया था। इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में अगर हम आगे बढ़ें क्यूब की ओर, तो यहाँ पर हमारे स्क्वायर के अंदर आपस में उसी नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई होता है। आपस में उसी नंबर का मल्टीप्लाई होना उसका स्क्वायर कहलाता है। 3 का स्क्वायर का अर्थ है कि 3 का 3 से आपस में मल्टीप्लाई होकर जो नंबर मिलेगा वह उसका स्क्वायर कहलाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों का 3 और 3 का आपने आपस में मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, और 9 आपका कहलाता है 3 का स्क्वायर। तो यह हमारा स्क्वायर शब्द का मीनिंग है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है वह है क्यूब। क्यूब के अंदर हमें कुछ भी नहीं करना है इससे ज़्यादा। क्यूब के अंदर सिर्फ आपकी एक पावर और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। जिस प्रकार से यहाँ पर x⁴ 2 को हमने स्क्वायर कहा है, इसी प्रकार से आप यहाँ पर x × x लिख दीजिए। 3 बार आपका x का मल्टीप्लाई, मतलब जो भी नंबर है उसका 3 बार मल्टीप्लाई आप अगर कर देंगे तो आप उसे लिखेंगे x की पावर 3, और यहाँ पर उसे लिखेंगे x क्यूब। उसे लिखेंगे x क्यूब। x की पावर 3 का अर्थ होता है x क्यूब। ये आपका दूसरा मोटा डिफरेंस है। इसके बाद अगर हम बात कर लें शेप की,
बात कर लेते हैं शेप की। शेप मतलब आकृतियों के बारे में अगर बात की जाए तो आकृतियाँ 2D भी होती है और 3D भी होती है। कुछ आकृतियाँ आपकी 2D होती है, कुछ आकृतियाँ आपकी 3D शेप की होती है। 3D शेप की आकृतियाँ और 2D शेप की आकृतियों की बात मैं इसके अंदर क्यों कर रहा हूँ, शेप से इसका क्या रिलेशन है, शेप से इसका क्या रिलेशन है, शेप से इसका बहुत ही गहरा रिलेशन है। ये सारे चैप्टर आपस में को रिलेटेड है, सबकी एक दूसरे की जगह काम आते हैं। थोड़ा थोड़ा सभी के अंदर मिक्स चैप्टर आपको मिल जाएगा। और हर जगह जब यूनिट लिखते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का एरिया लिखा आपने, किसी का क्षेत्रफल निकाल के आपने लिखा, तो क्षेत्रफल में लिखा आपने 144 वर्ग मीटर, ये लिखा। अब आपने यहाँ लिखा 144 स्क्वायर मीटर। अब ये स्क्वायर मीटर क्या है, ये स्क्वायर मीटर क्या है, ये स्क्वायर मीटर आपका यह स्क्वायर ही है, ये स्क्वायर मीटर आपका यह स्क्वायर ही है, जो बता रहा है कि यहाँ पर मीटर की स्क्वायर 2 है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि मीटर और मीटर का 2 बार इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है मीटर और मीटर का। मतलब मीटर स्क्वायर का अर्थ है कि मीटर इंटू मीटर 2 बार मल्टीप्लाई आपस में हुआ है, 2 बार मल्टीप्लाई होकर ही उसे स्क्वायर कहा गया है। तो आपको यहाँ पर मैंने बता दिया है कि x की पावर 2 को हम स्क्वायर पढ़ते हैं, हम उसे रीडिंग में x स्क्वायर को इंग्लिश में अगर इसे ऐसा लिखते हैं, राइटिंग में ऐसा लिखते हैं, तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में x स्क्वायर ऐसा लिखा जाता है। और यहाँ पर m स्क्वायर का अर्थ है कि m इंटू एम, तो दोनों ही एक ही बातें हैं। अब दोनों ही एक ही बातें होने से इन 2D और 3D का क्या अर्थ होता है, एरिया हमेशा 2D शेप का निकाला जाता है, एरिया हमेशा 2D शेप का ही निकाला जाता है जनरली। और 3D का वॉल्यूम निकलता है, 3D का भी एरिया निकलता है। हम ये नहीं कहते हैं कि उसका एरिया नहीं निकलता है, लेकिन 2D का अगर एरिया निकाला है और 3D का यदि वॉल्यूम निकाला है, तो 2D के अंदर आपके 2 डायमेंशन है। मान लीजिए आपने एक इस प्रकार की आकृति ली और यहाँ पर थोड़ी इसको मैं और लार्ज कर देता हूँ, यहाँ पर इस प्रकार की आकृति ली आपने, और यह आपकी 6 सेंटीमीटर है और यह आपकी 2 सेंटीमीटर है, और आपने एक क्यूब लिया। आप यहाँ पर 3D आकृति लेंगे, 3D आकृति शर्त है कि जिसके 3 डायमेंशन हो। हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन। यह जो आपका शेप है, जो आपका बोर्ड है, जो दिख रहा है, आपकी परछाई है, आपने परछाई देखी होगी, धूप में आप निकलते हैं, परछाई हमेशा 2D शेप की होती है। 2D शेप की होती है, इसका अर्थ है कि उसके अंदर गहराई नहीं होती है। जिन भी आकृतियों में, जिन चीज़ों में गहराई नहीं होती, जैसे आपका मान लीजिए ब्लैक बोर्ड को आप जैसे ही हाथ लगाते हैं, जैसे मैंने हाथ लगाया तो यहाँ पर एकदम क्लियर स्पेस आपको बिल्कुल फिसलता हुआ चला जाएगा। इसके बाद इसके अंदर कुछ भी ना मिले, आपके घर की दीवार सामने से अगर ऐसा हाथ घुमाएंगे तो आपको इसको गहराई में कुछ नहीं मिलेगा, तब आप उसे कह सकते हैं कि वह आपका शेप 2D शेप है। जो आप देख रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, वह 2D शेप है। और जब आप कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, जैसे पासा होता है, जैसे डाइस होता है, जैसे आपका वो रेड, ब्लू, ग्रीन कलर का जो मिलाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक खिलौना होता है जिसमें आप जो है उसको सेट करते हैं, वो आपका डाइस कहलाता है। और वो डाइस की 3 दिशाएं होती है। जैसे आपके सोने की पलंग, आपके घर की जो पलंग होती है वो इस शेप में होती है, इस शेप में होती है, तो आपकी यह वाली एक भाग और यह वाला एक भाग, और इसके बाद यहाँ पर आपके उसके 4 पैर भी होते हैं जो कि एक अलग दिशा में होते हैं। तो पैर इस तरफ जाएंगे, आपकी एक इस तरफ जाएगी साइड और एक इस तरफ आएगी, तो एक साइड ये, एक साइड ये और एक गहराई की साइड। तो इस प्रकार से इसके अंदर 3 साइड होती है, इसलिए ये 3D आकृति होती है। और ये 2D आकृतियों में 2 साइड होती है। तो हम यहाँ पर इसे लेकर थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि इसके अंदर 2D के अंदर आपका A है और इसमें वॉल्यूम निकालना है। तो एरिया के अंदर सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई हुआ, तो 6 दूना 12 वर्ग सेंटीमीटर हम इसे लिखते हैं। तो यही वर्ग सेंटीमीटर हमारा स्क्वायर होता है, यही स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा स्क्वायर होता है। और 3D के अंदर आप 3 डायमेंशन का मल्टीप्लाई करते हैं, एक आपकी A हो गई, एक आपकी B हो गई और एक आपकी C हो गई। यह आपकी लेंथ है, यह आपकी विड्थ है और यह आपकी हाइट है। तो इस प्रकार से लेंथ, विड्थ और हाइट का मल्टीप्लाई होता है। और इसमें मान लीजिए तीनों सेंटीमीटर में, तो यहाँ सेंटीमीटर की पावर 3 आएगी जो कि क्यूब में पढ़ी जाएगी। तो इस प्रकार से इनका रिलेशन 2D और 3D से भी है। तो 2D आकृतियाँ हमारी स्क्वायर
से संबंधित है और 3D आकृतियाँ हमारी क्यूब से संबंधित है। इनकी जब यूनिट लिखी जाती है तो क्यूब में लिखी जाती है और 3D आकृतियों की यूनिट क्यूब में और 2D आकृतियों की यूनिट स्क्वायर में लिखी जाती है और पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर एक यह भी मोटा डिफरेंस होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 2 से 3 डिफरेंस हम देख चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है कि इसे लिखने का तरीका। हम अंडर रूट इसे लिखते हैं अंडर रूट, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा एक्स का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर को हम और क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को हम और कैसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स के फॉर्म में। इसके बाद यदि स्क्वायर अगली तरफ जाता है, यदि स्क्वायर उस तरफ जाता है, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 100, यहाँ पर लिखा है 100, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100 ऐसा लिखा गया है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100 का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है एक्स इक्वल टू अंडर रूट 100। ये लिखा हुआ है अंडर रूट 100। इसे क्या पढ़ा जाएगा, इसे पढ़ा जाएगा अंडर रूट 100। इसे पढ़ा जाएगा अंडर रूट 100। आपको मैथमेटिकल कि बिल्कुल बेसिक्स से मैं चैप्टर को समझा रहा हूँ कि ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। आप ये बातें सीख लीजिए, बहुत बारीक बारीक चीज़ें हैं और इन बारीक बारीक के अंदर ही इनका कॉन्सेप्ट होता है। इनके बेसिक्स ही यही हैं। सवाल आप कर लेंगे, 2-4 दिन बाद भूल जाएंगे। उसका कारण है कि आपको विषय की पकड़ आ ही नहीं रही है। विषय को अगर मजबूत बनाना सब्जेक्ट को, तो आपको छोटी छोटी बातें सीखना होगी, जो कि इसके हाथ पैर हैं, इसकी रीढ़ की हड्डी होती है ये। तो यहाँ पर इसे लिखते हैं 100। और इसे अगर डिटेल में लिखा जाए तो इसे हम लिख सकते हैं कि 100 की पावर 1/2 है ना। मज़ेदार बात, कहाँ अंडर रूट था, कहाँ 1/2 आ गया। अब यह अचानक 1/2 कहाँ से प्रकट हो जाता है, 1/2 यहाँ से प्रकट हो जाता है कि यह जो अंडर रूट है, यह जो अंडर रूट है इसकी पावर यहाँ पर जो एक ये कोना दिया है, इस कोने में कुछ भी नहीं लिखा है। इसका अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है 2, इसका लिखा हुआ है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2। स्क्वायर के मसले में यहाँ पर पावर थी 2, तो जब इसको अंडर रूट में कन्वर्ट किया गया तो यह हो जाता है इस प्रकार से अंडर रूट के अंदर 2। तो यहाँ पर अंडर रूट 2, तो यहाँ पर इसका अंडर रूट 2 का अर्थ है कि इसकी जो पावर है 1/2 है। यदि x लिखा है तो यहाँ पर x की पावर 1/2 है और x की पावर 1/2 है, तो आप इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 2। आप इसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2 और इसकी पावर 1/2 और यहाँ 2 से 2 कैंसिल और आपका फाइनली आंसर 10 आ जाता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो आती है वो 10 आती है इस केस के अंदर। इसके अपोजिट हम क्यूब की बात करते हैं। तो देखिए आप चेंज कहाँ कहाँ होने हैं। मैं इसी के अंदर आपको चेंज करूँगा बिल्कुल पूरा। यहाँ पर मैं बिल्कुल पेन वही नीला कलर, एक चेंज यहाँ किया, यह आपका हो जाता है क्यूब। जब यहाँ पर क्यूब हो जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, 3 बार x का मल्टीप्लाई होगा। हम देख चुके हैं कि x का मल्टीप्लाई आपस में 3 टाइम होना है। तो यहाँ पर x की पावर मैंने 3 कर दी। जब मैंने यहाँ पर x की पावर 3 कर दी तो यहाँ पर एक 0 में और बढ़ा दूंगा, एक 10 का मल्टीप्लाई और कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 यहाँ पर हो गया और यहाँ पर पावर 3 है, तो फिर आपकी यहाँ पर भी पावर 3 होगी, यहाँ पर भी पावर आपकी 3 होगी। जब यहाँ पर पावर 3 होगी तो यहाँ पर भी आपकी पावर 3 होगी और जब यहाँ पर पावर 3 होगी तो आपके यहाँ पर भी पावर 3 होगी और यहाँ पर भी पावर 3 होगी और यहाँ पर एक 0 ज़्यादा होगी और यहाँ पर एक 0 ज़्यादा होगी। इस प्रकार आप इसे समझ सकते हैं कि क्या चेंजेस होते हैं, क्यूब और स्क्वायर के अंदर मोटा अंतर क्या होता है। तो यहाँ पर वापस आपका आंसर 10 आ जाता है। तो इसका अर्थ हमने ये देखा, अभी देखा कि अंडर रूट एक्स को हम लिखते हैं x टू द पावर 1/2 और अंडर रूट x, यह भी अंडर रूट एक्स है, लेकिन इसके अंदर लिखा हुआ है 3। यहाँ पर 2 को हम लिखते नहीं है, सिर्फ समझते हैं। तो यहाँ पर x की पावर हो जाएगी 1/3। तो इस प्रकार से इसे पावर के रूप में लिखा जाता है और समझा जाता है। जैसे कुछ चीज़ें 4 है मान लीजिए, अब 4 को हम +4 भी लिखते हैं। इसका अर्थ है कि 4 ऑलरेडी +4 है, 4 को हम
4/1 भी लिख सकते हैं, 4 को हम 4×1 भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ बातें होती है जो दिखती नहीं है लेकिन होती है। इसी प्रकार से अंडर रूट के अंदर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसका अर्थ है कि उसके अंदर 2 है। तो यह हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है रूट और क्यूब के डिफरेंस का। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है वह है यह टेबल, कि किस प्रकार से अभी हमने पिछले चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर 5 में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा था और उसके अंदर हमने स्क्वायर फाइंड किए थे और 2 मेथड, प्राइम मेथड और डिवीजन मेथड से उनके रूट भी फाइंड किए थे। अब यहाँ पर और उससे संबंधित एप्लीकेशन भी देखी थी और प्रॉपर्टीज देखी थी और क्वेश्चन भी बनाए थे। अब इसके बाद हमारा यहाँ पर एक टेबल आती है, यह टेबल देखते हैं। इस टेबल को यहाँ ले आते हैं। इस टेबल को ध्यान से देखिए आप। 1 जो लिखा हुआ है यहाँ पर 1 का क्यूब, 1 का क्यूब मतलब 1 टू द पावर 3। 1 टू द पावर 3 का अर्थ है कि 1 का 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई, 1 × 1 × 1 इक्वल टू आता है 1। तो यहाँ पर 1 का क्यूब होता है 1। 2 का क्यूब होता है 8। 2 का क्यूब से अर्थ है कि 2 का 3 बार मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 × 2 × 2, इस प्रकार से 2 का 3 बार गुणा, 2 × 2 × 2, तो आपका आ जाएगा 8। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं 8। नेक्स्ट है हमारा 3, तो 3 के लिए 27, 3 की पावर 3 हम इसे ऐसे लिखते हैं 3 की पावर 3। आपको पावर लिखना आना चाहिए, इस मैथमेटिक्स में पावर ही पावर है। तो यहाँ पर 3 टू द पावर 3, इस प्रकार से आप जनरली इसको ऐसा लिख देते हैं। आप ऐसा भी लिख देते हैं, आप इसको ऐसा भी कभी कभी लिख देते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है और यह तरीका सही है। पावर छोटी लिखी जाएगी और उसके इस तरफ लिखी जाएगी, उसकी जगह बिल्कुल फिक्स है कि यहाँ पर ही लिखी जाएगी, ना कि उसके सिर पर लिखी जाएगी। तो यहाँ पर 27 आता है। 27 इस प्रकार से आता है कि 3 × 3 × 3, 3 का 3 से मल्टीप्लाई किया आपने, 3 × 3 9 होता है और 9 का फिर यहाँ पर अगेन मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर 3 × 3 होता है आपका 9 और 9 का अगेन मल्टीप्लाई किया 3 से, तो यहाँ पर होता है 27। तो इस प्रकार आप 27 3 की पावर को 3 टू द पावर 3 को लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका 4 टू द पावर 3। 4 टू द पावर 3 का अर्थ है कि 4 का 4 से मल्टीप्लाई और अगेन फिर उसका 4 से, 4 × 4 आपका होता है 16 और 16 आपका होता है 4 का स्क्वायर। तो 4 के स्क्वायर में आप एक और 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाता है 64, जो कि क्यूब बन गया है, 4 का क्यूब बन गया है। इसी प्रकार से 5 का क्यूब आपको निकालना है, 125 आ जाएगा। 6 का क्यूब निकालना है, 7 का क्यूब निकालना है और 8 का निकालना, 9 का और 10 का निकालना है। इस प्रकार आप आपस में गुणा करके इनके क्यूब फाइंड कर सकते हैं और यह बिल्कुल ब्लैंक की जगह आपके लिए ही दी गई है एनसीईआरटी के अंदर, कि आपको थोड़ा सा यहाँ यदि ये बातें समझ में आ गई है तो इनके क्यूब आप निकाल लीजिए और आप चाहें तो मैं आपको निकाल कर लिख सकता हूँ, बाकी कुछ काम आपके लिए भी छोड़ना है। तो इस प्रकार से हम इसकी जगह यहाँ पर फिर फिक्स कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर 11 का उन्होंने बना के दे दिया है कि 1331। 11 का यह किस प्रकार से आया है, यह इस प्रकार से आया है, हम इसे लिखते हैं 11 क्यूब इक्वल टू 11 × 11 × 11। 11 का 11 से किया, 121 का फिर 11 से किया, तो आप इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331 आ जाएगा। और 12 का यहाँ पर होता है 1728। इस प्रकार से यह इनके क्यूब निकल कर आ गए हैं, इसके क्यूब निकल कर आ गए हैं। तो हमने स्क्वायर के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हमेशा क्यू जो एक नंबर होता है, क्या पढ़ा था कि एक नंबर होता है और उस नंबर का हम निकालते हैं स्क्वायर। तो जब किसी भी नंबर का हाउ एनी नंबर का जब स्क्वायर निकाला जाता है, तो वहाँ पर हमें 0, 4,
5 6 और यहाँ पर 9 प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमें लास्ट डिजिट में प्राप्त होता है। यहाँ पर एक और बोल रहा हूँ 1, तो 1 4 5 6 और 9 ये हमारी लास्ट डिजिट प्राप्त होती है। कौन सी लास्ट डिजिट प्राप्त होती है? इस प्रकार से हमने ये पिछले चैप्टर के अंदर देखा था, समझा था और उसके प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तब हमें जो लास्ट डिजिट होती है, लास्ट डिजिट होती है, वे इस प्रकार से प्राप्त होती है। या तो 0 होगी या 1 होगी या 4 होगी या 5 होगी या 6 या फिर 9 होगी। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि ऐसा इसके अंदर प्रॉपर्टी में क्या है। 1 के लिए 1 टू द पावर 3, 1 टू द पावर 3 का अर्थ है 1, मतलब यहाँ पर भी हमें 1 प्राप्त होती है। उसके बाद 8 प्राप्त होता है, उसके बाद 7, उसके बाद 4 प्राप्त होता है। यहाँ पर देख लेते हैं 1 है, 8 है, 7 है, 4 है, 5 है, 6 है, 3 है, 2 है, 9 है, 0 है। मतलब हमें यहाँ पर 1 प्राप्त होता है, 0 आता है और क्या आता है, 0 आता है, 1 आता है, उसके बाद आपका 2 भी आता है, उसके बाद यहाँ पर 3 भी आ सकता है और हमारा 4 भी आ सकता है, उसके बाद आपका 5 भी आ सकता है, 6 भी आता है, 7 भी आता है, 8 भी आता है और 9 भी आता है। मतलब क्यूब के अंदर आपके डिजिट के सारे नंबर आ सकते हैं लास्ट में, लेकिन स्क्वायर के अंदर हमें सिर्फ यही नंबर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्लियरली मैसेज दे रहा है कि आपके क्यूब, किसी भी नंबर के क्यूब में आप देखेंगे तो लास्ट डिजिट आपको 0 to 9 मिल सकती है और ये हमने देख लिया है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा झूम करके देख सकते हैं। आपकी बुक के अंदर भी आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर ये आपका 1 है, यह आपका 2 है, यह आपका 3 4 5 6 7 8 और 9 और यह 0। तो इस प्रकार से सारे नंबर इसके यूनिट डिजिट के प्लेस पर आ सकते हैं, जबकि स्क्वायर के अंदर हमें सिर्फ 0 1 4 5 6 और 9 ही प्राप्त हो सकता था। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी के अंदर या इसके इंट्रोडक्शन के अंदर कह लीजिए आप क्यूब की। इसके बाद ये चैप्टर बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है और सेम आपके स्क्वायर वाले चैप्टर के जैसा चैप्टर है, सेम उसके जैसा ही सॉल्यूशन है प्रत्येक क्वेश्चन का, सेम एग्जाम्पल भी उसी टाइप के हैं। अब यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था, स्क्वायर रूट फाइंड किया था, इसी टाइप से क्यूब का भी रूट हमें फाइंड करना है। वह मेथड के अंदर देखेंगे किस तरीके से हम उसे फाइंड करते हैं। अभी हम क्यूब को ही समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने ये बिल्कुल क्लियरली देख लिया कि आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सा डिजिट इसके यूनिट डिजिट में नहीं आ सकता है, स्क्वायर में ऐसा कोई डिजिट नहीं है जो नहीं आ सकता है, तो सारे डिजिट इसमें आ सकते हैं। ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब हम थोड़ा सा इसे पावर के रूप में कैसा लिखा जाता है वह देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा पैरा है 2, पैरा 2 के अंदर क्यूब एंड देयर प्राइम फैक्टर्स, यहाँ पर दिया है कुछ क्यूब और उसके प्राइम फैक्टर्स। आप समझते हैं कि प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। कॉन्सिडर द फॉलोइंग प्राइम फैक्टरेशन ऑफ नंबर एंड देयर क्यूब्स, यहाँ पर कुछ नंबर दिए हैं, उनके प्राइम फैक्टर भी दिए हैं और उनके क्यूब भी दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर 4 है, यह नंबर आपका 4 है, आप 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। मैं एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, इस प्रकार से आपने लिख दिया इसे। 2 × 2 भी लिख सकते हैं और 2 to the power 2 भी लिख सकते हैं। 2 × 2 भी लिख सकते हैं और 2 to the power 2 भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्यूब की तरफ। क्यूब की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे प्राइम फैक्टर, ये हमारे क्या है, प्राइम फैक्टर है। ये 4 के प्राइम फैक्टर हैं। ये 2 और 2 हमारा प्राइम फैक्टर है। जैसे 6 है, 6 का प्राइम फैक्टर होता है 2 × 3, 2 और 3। 2 × 3 हमारे 6 के प्राइम फैक्टर है। इसी टाइप से 15 है, तो 15 के प्राइम फैक्टर होंगे 3 और 5। 3 और 5 इसके प्राइम फैक्टर होंगे। प्राइम फैक्टर की डेफिनेशन ये है कि हम इस 15 को, इस 6 को या इस 4 को इस प्रकार से तोड़ें नंबर्स के रूप में
कि हमें जो लास्ट नंबर फाइंड हो वो और भी नहीं ब्रेक हो, नॉन ब्रेकेबल नंबर आपको मिलना स्टार्ट हो जाए। मतलब यहाँ पर वहाँ तक जाइए आप जहाँ तक आपको नॉन ब्रेकेबल नंबर ना मिल जाए। आपको यहाँ पर 5 आ चुका है और जो कि अब लास्ट है, 5 के बाद आप इसे और ब्रेक नहीं कर सकते, तो वह होता है प्राइम फैक्टर नंबर। अब हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स क्यूब, क्यूब के रूप में कैसे लिख सकते हैं। क्यूब के रूप में लिखना है तो 4 टू द पावर 3, 4 टू द पावर 3, 4 टू द पावर 3 का अर्थ है कि 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, इस प्रकार से हो सकता है 4 इंटू 4 इंटू 4। 4 को हम लिखते हैं 2 इंटू 2, इस 4 को, और अगले 4 को फिर अगेन 2 इंटू 2, और इस 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। इसका अर्थ हमारे पास 6 टाइम 2 आ चुका है, 6 टाइम 2 आ चुका है। लेकिन अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि क्यूब में हम जनरली पावर 3 की यूज़ करते हैं, स्क्वायर के अंदर 2 की और क्यूब के अंदर 3 की। तो हम यहाँ पर इसे ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और अगेन 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पर पेयर आपके 3 के बना लीजिए तो आप फाइनल लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। तो इस प्रकार से यह लिखा जा सकता है। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है फाइनली 2 की पावर 3 और अगेन 2 की पावर 3। तो यहाँ पर 2 के 3 पेयर और फिर अगेन 2 के 3 पेयर बन चुके हैं। इसी टाइप से प्राइम फैक्टराइजेशन में आप 6 है, उसका नंबर है 2 इंटू 3, और जब 6 की पावर 3 की, यहाँ पर 6 की पावर 3 की मतलब 216, और 216 के जब हमने प्राइम फैक्टर लिखे तो हमें यहाँ पर एक 2 और एक 3 के रूप में मिले। कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है यहाँ पर कि आपका जो प्राइम फैक्टर है जिस भी नंबर का, जैसे हमने एक उदाहरण लिया था 4 का प्राइम फैक्टर था 2 इंटू 2, तो हमें 4 टू द पावर 3 के जो प्राइम फैक्टर मिलेंगे, तो यहाँ पर सीधी सिंपल सी बात है कि यहाँ पर 4 था 1 टाइम, 2 था 1 टाइम और 2 था 1 टाइम। तो यहाँ पर यदि 3 टाइम है तो 2 की पावर 3 और फिर अगेन 2 की पावर 3 के फॉर्म में यह हमें मिलेगा इसका प्राइम फैक्टर। यदि 4 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 है तो 4 की पावर 3 में इसका 3 गुना हो जाएगा। इसका 3 गुने से अर्थ है कि 2 बार 2 था तो यहाँ पर 6 बार हो जाएगा, 2 बार था यहाँ पर 2 इंटू 2, तो यही पेयर हमारा 3 टाइम हो जाएगा। यहाँ यह कहना चाह रहा है कि जो भी नंबर का आपका प्राइम फैक्टर होगा उसके क्यूब के प्राइम फैक्टर के अंदर वह 3 टाइम प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इन सभी के अंदर यही कुछ दिया गया है। तो चलिए इसके आगे नेक्स्ट करते हैं हम। अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। इज 243 ए परफेक्ट क्यूब। यहाँ पर हमें यह देखना है कि 243 एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। हमने सीखा था परफेक्ट स्क्वायर का अर्थ। परफेक्ट स्क्वायर में हमने देखा था कि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए जब उसके हम प्राइम फैक्टर करते थे, कोई भी नंबर होता था उस नंबर के जब हम प्राइम फैक्टर करते थे, प्राइम फैक्टर निकालते हैं, प्राइम फैक्टर निकाले, प्राइम फैक्टर निकालने के बाद उसके अंदर अगर पेयर बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, पेयर बन जाते हैं प्राइम फैक्टर्स के, तब हम कह सकते थे कि वह नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है प्राइम फैक्टर मेथड से। और यदि पेयर नहीं बनते हैं तो हमने सीखा था कि वह प्राइम फैक्टर में यदि पेयर नहीं बनते हैं तो वह हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं था। इसी पैटर्न के ऊपर हमारा परफेक्ट क्यूब है, सेम वही है। इसमें पेयर 2 के बनते थे और क्यूब के अंदर, यह आपका स्क्वायर का है, और क्यूब के अंदर आपका जो नंबर होगा उस नंबर के आप निकालेंगे प्राइम फैक्टर। जब आप निकालेंगे प्राइम फैक्टर फिर इनके बनाएंगे पेयर, और पेयर बनेंगे यहाँ 3 के। आप 3 के पेयर बनाएंगे, मतलब 3 के पेयर बनाएंगे। यदि ये बन जाते हैं तो आपका नंबर परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, और यदि ऐसा नहीं होता है तो हम कह देंगे कि वह हमारा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसी बेसिक को साथ लेके हम यहाँ पर चलते हैं और क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या यह परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है।
तो हमें देखना है कि परफेक्ट क्यूब यह है या नहीं है, वहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, दोनों ही बातें हो सकती है। तो यहाँ पर 243 का हम निकालते हैं प्राइम फैक्टर, और यह हमारी मेथड होती है। यहाँ पर हमने 2 से किया तो 2 से नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह हमारा एक ओड नंबर है। तो ओड नंबर के लिए हम 3 और 4 7 और 2 9, मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड स्टार्ट करते हैं। यहाँ 3 से किया 8 बार, और यहाँ 1 टाइम, फिर अगेन 3 से किया 27, फिर यहाँ 3 से किया 9 टाइम, यहाँ 3 से किया 3 टाइम, और यहाँ 3 से किया 1 टाइम। तो कुल मिलाकर आप लिख सकते हैं कि 243 के यह आपका नंबर है। और इस नंबर के इस तरफ मैं लिख रहा हूँ प्राइम फैक्टर, यहाँ पर लिख रहा हूँ प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर क्या क्या है इसके? 3 × 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 3 × 3 × 3 × 3। तो यहाँ पर एक 3 का आपका पेयर बन चुका है 3 टाइम। मतलब हमें जो भी पेयर बनाना हो, चाहे वह आपका पेयर 2 का हो या 3 का हो या 5 का हो, प्राइम फैक्टर के अंदर आपको 3 टाइम लेना है वही नंबर, उसे कहेंगे 3 का पेयर। तो यहाँ पर एक पेयर नहीं बन पा रहा है, यहाँ पर एक कमी है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि 243 नॉट ए परफेक्ट क्यूब, यह परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हम इसका आंसर जो लिखेंगे वह आंसर नो की फॉर्म में लिखेंगे कि यह नहीं है। आप इसको फाइनली इस प्रकार से लिख देंगे कि 243 नॉट ए परफेक्ट क्यूब, दैट्स ऑल। यह आपका आंसर आ चुका है। इस प्रकार ही आपका एग्जाम्पल नंबर 2 भी है। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। इसके बाद जस्ट हम एग्जाम्पल नंबर 2 में इज 392 ए परफेक्ट क्यूब, और फिर आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ पर दिया है और फिर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि देखना है कि क्या यह आपका एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। अब क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब। वह कह रहा है कि यहाँ पर आपको 392 का को यह देखना है कि यह परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। यहाँ पर 2 आंसर हो सकते हैं आपके, यस और नो। इसके बाद इफ़ नॉट, यदि नहीं हो तो आपको आगे की तरफ बढ़ना है और उसे परफेक्ट क्यूब बनाना है। और परफेक्ट क्यूब बनाना कैसे बनाना है? मल्टीप्लाइड करना है। क्या मल्टीप्लाइड करना है? नेचुरल नंबर मल्टीप्लाइड करना है। वो भी कैसा नेचुरल नंबर? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर का यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। और आपको उसे मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा, वह मल्टीप्लाई करने के बाद मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर आया, आपका प्रोडक्ट आया, वह आपका परफेक्ट क्यूब होगा। तो इस प्रक्रिया को आप समझ गए होंगे किस प्रकार से क्वेश्चन को देखा जाता है और समझा जाता है। और ज़्यादा बेहतर बच्चे वही परफॉर्म करते हैं, वही लोग ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं जो क्वेश्चन को ज़्यादा बेहतर रीड करना जानते हैं। क्वेश्चन की रीडिंग आपको मान के चलिए कि 20% ज़्यादा नंबर दूसरे बच्चों से दे सकती है, यदि आपकी आदत है कि परफेक्ट रीडिंग आप पहले उसकी करें और उसमें समझें कि क्या दिया है और वह क्या हमसे चाह रहा है। तो हमें यहाँ पर यस और नो में आंसर देना है पहले। अगर यस आता है तो बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है, और यदि नो आता है तो हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर वहाँ ढूंढना है जिसका हम मल्टीप्लाई इस नंबर के अंदर करेंगे, इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वह आपका एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो यहाँ चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आंसर। तो सबसे पहले 392 का हम निकाल लेते हैं। थोड़ा सा इसे नीचे लिख लेते हैं। 392 डिवीज़न मेथड हमने लास्ट टाइम किया, इसलिए वही रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं लास्ट में 2 है, मतलब ये नंबर आपका इवन नंबर है, तो यहाँ से 2 से डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम, यहाँ पर 9 टाइम और यहाँ पर 6 टाइम, फिर 2 से किया तो आपका 9 टाइम, 8 टाइम, फिर 2 से किया आपका 4 टाइम, फिर यहाँ 9 टाइम, फिर आपने 7 से किया 7 टाइम और 7 से किया 1 टाइम। तो हम अगर इसके प्राइम फैक्टर लिखें, तो आपका फाइनली प्राइम फैक्टर आ जाएगा 392 के प्राइम फैक्टर
1 2 3, तो आपका 2 है 3 टाइम, 2 है यहाँ पर 3 टाइम, 1 2 और 3, 7 आपका है 2 टाइम, तो 7 आपका लिख दिया 2 टाइम। हमने बेसिकली एक बात समझ ली है कि किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर के अंदर क्यूब, परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए हमें उसके पेयर 3 3 के बनाने होंगे। तो हम यहाँ पर पेयर बनाते हैं, एक 3 का बना दिया, मतलब 3 से अर्थ है कि 2 का पेयर बने या 7 का बने या 5 का बने, 3 टाइम आना चाहिए वो नंबर। आपका 2 जो है यहाँ 3 टाइम आ गया। 7 का जब मैं पेयर बनाने निकला तो यहाँ पर एक नंबर 7 का कम है, यहाँ पर एक नंबर 7 का कम है। ये हमारा क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया, यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। यह क्वेश्चन मार्क क्या है? यह क्वेश्चन मार्क यह है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर मतलब आपको एक 7 और चाहिए पेयर के अंदर। यदि आपको पेयर में एक 7 लाना है तो आपको 392 के अंदर एक 7 का मल्टीप्लाई करना होगा। वह 7 आपका स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, वह आपका 7 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। तो हमने स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर फाइंड कर लिया, क्या है वह नंबर 7। हम करते हैं 392 से 7 का मल्टीप्लाई, 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 से किया, 7 से 2 का 14 और 9 7 9 63 और 64 का 464 और 7 21 और 6 यहाँ पर हो चुका है 27। इसका मल्टीप्लाई करता है 27, 2744। यह फाइनली हमारा नंबर आ चुका है। और यह नंबर हमारा कौन सा नंबर है? यह हमारा है प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पर एक एक क्लियर कर देते हैं आपको। यह जो आपका था यह था स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। यह आपका था स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। क्या था स्मॉलेस्ट नंबर? 7। और यह क्या है आपका? यह है आपका प्रोडक्ट। क्या है? यह आपका प्रोडक्ट जो हम बात कर रहे हैं कि इससे 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट, आपने 7 से मल्टीप्लाइड किया, उस नंबर छोटे नंबर से आपने मल्टीप्लाइड किया और आपको एक प्रोडक्ट प्राप्त होता है। और प्रोडक्ट का हमें क्या परफेक्ट क्यूब है या नहीं है या और देख लेते हैं। वैसे ये परफेक्ट क्यूब बन चुका है, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, लेकिन आपको यह निकालना नहीं है। आपका आंसर फाइनली यहीं पर हो जाता है। आपके एग्जाम्पल में यह क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा मैंने आपको इसको डिटेल में करवा दिया। और यदि आप इसको निकालने के लिए बैठेंगे तो आपको यहाँ पर एक 7 का और पेयर मिल जाएगा, तो वह भी मैं आपको करवा देता हूँ कि आप एक क्वेश्चन में देख लीजिए कि किस प्रकार इसका पेयर बनता है या नहीं बनता है। तो 2744 इस प्रकार से लाइन खींच दी। 2 से 1 टाइम, यहाँ 3 टाइम, यहाँ 7 टाइम, 2 टाइम, फिर 2 से 6 टाइम और 8 टाइम, 6 टाइम, फिर 2 से 3 टाइम, 4 टाइम, 3 टाइम, फिर 3 से 1 टाइम। यहाँ 3 का यूज़ नहीं हो पाएगा क्योंकि 4 और 3 7 और 3 10 हो जाता है, इसलिए हम इसका 7 का यूज़ करेंगे। 7 चौका 28 बचती है यहाँ पर 6, 7 नमक 63, 7 से 7 टाइम, 7 से 1 टाइम। अब आप देखिए इसके अंदर एक 2 का पेयर, एक 7 का पेयर बन चुका है, कंप्लीट पेयर आ चुका है। एक पेयर यह है, एक पेयर यह, एक 2 का पेयर और एक 7 का पेयर बन चुका है। तो हम कह सकते हैं कि यह हमारा जो प्रोडक्ट है वह एक परफेक्ट क्यूब है। तो फाइनली हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 दोनों ही प्राइम फैक्टर के मेथड पर डिपेंड करते हैं कि आपको प्राइम फैक्टर कितना बेहतर आता है। अब हमारा है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर है इज 53,240 ये परफेक्ट क्यूब। यहाँ पर भी वही देखना है आपको। एग्जाम्पल नंबर 3 के आंसर में आपको देखना है, नंबर दिया है 53,240, यह नंबर आपका है। क्या यह एक परफेक्ट क्यूब है या
नहीं है तो इसे देखना है कि यह यस या नो। यदि इफ नॉट देन बाय विच ए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर शुड बी डिवाइडेड सो द क्वेश्चन इज ए परफेक्ट क्यूब। अब यहाँ पर कहा गया है, पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा कि किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए और यहाँ पर हमें किस नंबर से भाग देना है, किस नंबर से डिवाइड करना है, कि जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमने प्रोडक्ट कहा था, यहाँ पर हमारा वर्ड था प्रोडक्ट और यहाँ पर हो गया क्वेश्चन। भाग देने के बाद आपका जो भागफल आएगा, जो क्वेश्चन आएगा, वह एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो यहाँ पर डेफिनेट वह होना है। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर दिखाया था कि वह था, तो वहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगाए, उस क्वेश्चन मार्क को सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क लगे हैं। पहला क्वेश्चन मार्क यह है, तो पहले इसे देखते हैं कि यह यस है या नो है। तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं। पहले हम 5 थोड़ा सा नीचे की तरफ 5 3 2 4 0 और यह लाइन खींची हो, इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लास्ट में है 0, लास्ट में 0 इसका अर्थ है कि यह एक इवन नंबर है और इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से 2 टाइम, उसके बाद यहाँ 1 कैरी 6 टाइम, उसके बाद 1 फिर 6 टाइम, फिर यहाँ पर 2 टाइम और 0, फिर अगेन 2 से 1 टाइम, 3 टाइम, 3 टाइम, 1 टाइम 0, फिर अगेन 2 से 6 टाइम और यहाँ 5 टाइम और यहाँ पर अगेन 5 टाइम। अब यहाँ पर आकर हमारा इवन नंबर समाप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या हो सकता है। 5 है, लास्ट में 5 है, इसका अर्थ है कि इसमें 3 से भाग जा सकता है। किसी भी इवन नंबर से तो भाग नहीं जाएगा, 3 से 5 से इस प्रकार के नंबर से जाएगा, किसी भी ऑड नंबर से जाएगा। हम पहले 3 के लिए चेक करते हैं। तो 5 हमारा होता है 10, हम इसे 8 करते हैं। हम इसे क्या करते हैं, 8 करते हैं इन सब नंबर्स को। तो 6 + 6 + 5 + 5, यहाँ पर आता है 5 और 5 10 और 6 और 6 12, कुल मिला के 22। क्या 22 3 की टेबल में आता है? यदि 22 3 की टेबल में आता है तो इसके अंदर 3 से डिवाइड या 3 से भाग चला जाएगा या 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 22 3 की टेबल में नहीं आता है, तो हम कह सकते हैं ये 3 की टेबल से नहीं क्रॉस होगा। तो अब हम विचार करते हैं तो 5 की टेबल की ओर चलते हैं, क्योंकि लास्ट में 5 है। समझ गए आप बात को कि यह 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा। हम 5 से करते हैं 1 टाइम, यहाँ 3 टाइम, यहाँ पर 3 टाइम, यहाँ पर 1 टाइम, यह हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। यह फिर हमारा नंबर अलग प्रकार का आ चुका है, यहाँ पर फिर अगेन 5 से भाग नहीं जाएगा। हम 3 से चेक कर लेते हैं, 3 और 1 4, 3 7 और 1 8, कुल मिला के 3 का भी नहीं जाएगा। तो अब आप 11 को ट्राई कीजिए। 11 से आप जब भाग देंगे तो 121 टाइम यहाँ पर हो जाएगा। 11 से 1 टाइम, आपका 2 कैरी 2 रिमाइंड बचा, इधर गया 2 23 हुआ, यहाँ पर 2 टाइम और 1 टाइम, फिर 11 से किया 11 टाइम और 11 से किया 1 टाइम। आपका इसका फाइनली प्राइम फैक्टर यह तो था हमारा चेक करने का मेथड कि किस नंबर से किस नंबर के अंदर भाग जा सकता है। यह एक हम डिटेल लेक्चर बना चुके हैं इस बारे में, और स्क्वायर नंबर के अंदर भी काफ़ी डिटेल में उसके इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमने इसके बारे में चर्चा की है और बताया है, और सारे नंबर्स के बारे में 2 से लेकर आपके 11 तक के नंबर मैंने बताए हैं, किस किस नंबर का किस किस नंबर के अंदर भाग जा सकता है और डिवाइड हो सकता है और कंप्लीट डिवाइड हो सकता है, उसे आप कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर हमारे जो हैं 5 3 2 4 0 के हैं। 1 2 3 टाइम तो आपका 2 है, 2 × 2 × 2, इसके बाद 1 टाइम आपका 5 है और 3 टाइम 11 है, 11 × 11 × 11। तो यहाँ पर देखते हैं पेयर बनाते हैं, एक इसका पेयर बन चुका है, एक इसका पेयर बन चुका है। अब हमारे पास जो बाकी है पेयर के अंदर बस शेष क्या है पेयर बनने में? 5 हमारा एक्स्ट्रा है। यह हमें तकलीफ दे रहा है कि इस 5 को यदि यहाँ से रिमूव कर दिया जाए, इस 5 को यहाँ से रिमूव कर दिया जाए, यहाँ से हटा दिया जाए, तो हमारे पास एक 2 का और एक 11 का पेयर कंप्लीट मिल जाएगा 3 की टर्म में। तो हम यहाँ पर इस 5 को क्लियर करने के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन में पूछा गया था, शुड बी डिवाइड
शुड बी डिवाइड, तो वह हमारा जो नंबर है, वह हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, वह नेचुरल नंबर है 5। इसका आंसर है हमारे पास 5। क्या है आंसर? 5, वह स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इक्वल टू 5। वह नेचुरल नंबर आपके पास 5 आ चुका है। आप 5 को फाइंड कर चुके हैं, यह आपका 5। अब आपको क्या करना है, नेचुरल नंबर आपने निकाल लिया है कि वह नंबर है 5। वह कहाँ से प्राप्त हुआ? हमें पेयर बनाने के बाद में जो शेष बचता है वह नंबर हमारा 5 था, वह हमने उसको फाइंड कर लिया है कि वह नंबर हमारा 5 है। अब हम इसमें डिवाइड करते हैं। किस में डिवाइड करना है? इस नंबर के अंदर उसको डिवाइड करना है। लिखा हुआ है ना, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर शुड बी डिवाइडेड। हमें डिवाइड करना है, देट द क्वोशिएंट, और क्वोशिएंट निकालना है। तो हम पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर 53240 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं। अब इससे भाग देते हैं। 5 से आपने एक टाइम भाग नहीं जा रहा है, उसका 0, यहाँ 6 टाइम, 5 30, फिर 24, तो यहाँ पर 4 टाइम और यहाँ पर 8 टाइम। तो यह आपका हो चुका है डिवाइड, और यह आ चुका है आपका क्वोशिएंट। क्या आ चुका है? यह वाला, यह क्वोशिएंट आ चुका है। अब क्वोशिएंट आ चुका है और यह चेक करना है कि क्या यह क्वोशिएंट आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो हम एक बार फिर से अगेन पूरे क्वेश्चंस को समझ लेते हैं कि हमें क्या करना था। आपको दिखाया था कि क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हमने यहाँ पर इस प्रकार से निकाला और पाया कि यहाँ पर एक पेयर 5 का नहीं बन रहा है, एक नहीं बन रहा है। इस कारण से यह जो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, यह क्लियर हो गया। अब इफ़ नॉट नहीं है तो क्या करना है, एक स्मॉलेस्ट नंबर से उससे डिवाइड करना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर वही नंबर हमारा 5 है। इस 5 से हमने उसे डिवाइड किया, तो जो क्वोशिएंट आता है वह क्वोशिएंट आता है 10,648। अब इसको देखना है कि क्या यह परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो मैं इसे क्लियर करके यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि यह परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। चलिए इसे हम क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद में चेक करते हैं कि जो नंबर हमारा क्वोशिएंट में आया वह नंबर था 10648। लास्ट में 8 है, इसका अर्थ है कि यहाँ पर 2 से भाग चला जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 5 टाइम, 3 टाइम, 2 टाइम, 4 टाइम, 2 से किया 2 टाइम, 6 टाइम, 6 टाइम, 2 टाइम, यहाँ 2 से किया 1 टाइम, 3 टाइम, 3 टाइम, 1 टाइम, फिर यहाँ 11 से किया 121 टाइम, फिर 11 से किया 11 टाइम और 11 से किया 1 टाइम। तो इस प्रकार से आपको एक 2 का पेयर और एक 11 का पेयर आ चुका है। अब इसके अंदर इसमें देखिए प्राइम फैक्टर में आपका 11 गायब हो चुका है। तो 11 को गायब करने के लिए हमने क्या किया, इसके अंदर 5 गायब हो चुका है। 5 को गायब करने के लिए क्या किया हमने, यहाँ से हटाने के लिए इसके 5 से इस नंबर को डिवाइड कर दिया। तो आपके पास जो नया नंबर प्राप्त हुआ तब उसके प्राइम फैक्टर आपने निकाले, तो आपको वहाँ पर 5 देखने को नहीं मिलेगा। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने मल्टीप्लाई किया था। अगर आपसे इसी नंबर इसी क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाए, यहाँ पर डिवाइड की जगह आपको कर दिया जाए मल्टीप्लाई और क्वोशिएंट की जगह कर दिया जाए वर्ड बदलकर प्रोडक्ट, तब आपका क्वेश्चन कुछ और ही हो जाएगा। तब आपका क्या होगा, यहाँ पर 5 से डिवाइड की बजाय आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको यहाँ पर 2 5 और चाहिए, 2 5 और चाहिए, मतलब 5 × 5 25 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो प्रोडक्ट आएगा उसमें आप उसके पेयर बनाएंगे तो आपको 5 3 टाइम और यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन को समझकर हम आगे बढ़ सकते हैं। यदि मेरे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं और इस प्रकार के लेक्चर्स को कंटिन्यू सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, मैथमेटिक्स को समझना चाहते हैं, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आप मुझे कंटिन्यू फॉलो करते रहें, आप मेरे वीडियो देखते रहेंगे, मेरे लेक्चर सुनते रहेंगे और मैथ से सीखते रहेंगे, तो आपका मैथ से स्ट्रॉन्ग होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। थैंक यू वेरी मच।